नमस्ते, मैं शबनम, प्रवक्ता, डाइट, सोनभद्र, डीएलएड 4th सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लिपि, संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। हम जब इसे लिपि के संकेतों के अगर लिखने की बात करें तो उसे सबसे पहले हमें इन वर्णों को, स्वर, व्यंजन, इनको हमें भली भांति पहचानना होता है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं तब तक हम उसे लिख नहीं सकते। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि लिपि का क्या अर्थ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भाषा भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के माध्यम से हम अपने भाव और विचार को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करते हैं तथा जिन चिन्हों के द्वारा भाषा दीर्घकाल तक सुरक्षित रहती है वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात लिपि का अर्थ लिखित चिन्हों की उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषा को अभिव्यक्त किया जाता है। अपने मूल रूप से भाषा ध्वनि पर आधारित है। जैसा हम सभी जानते हैं कि भाषा में ध्वनि होती है। ठीक है, भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम है जिन्हें हम अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ ही उच्चारित होती हैं और सुनी जाती हैं। वह केवल तभी सुनी जा सकती हैं जब बोली जाती हैं तथा वहीं तक सुनी जा सकती है जहाँ तक आवाज़ जा सकती है। भाषा को काल और स्थान के बंधन से निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ। निश्चय ही लिपि का विकास भाषा के विकसित हो जाने के बाद ही हुआ होगा। भाषा और लिपि का संबंध यह है कि भाषा अपने मूल रूप में ध्वनियों पर आधारित है। लिपि में उन ध्वनियों को रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। भिन्न भिन्न देशों की भाषा तथा लिपि भिन्न भिन्न हुआ करती है। कभी एक ही देश में अनेक भाषा और अनेक लिपियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, मणिपुरी, भोजपुरी इत्यादि अनेक भाषाएं लिपि एवं बोली जाती हैं। ठीक है, इनमें हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जैसा हम जानते हैं, और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी लिपि कहलाती है। अर्थात हिंदी भाषा की वर्ण मात्रा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। इसके अपने लिपि संकेत है। क्या है लिपि संकेत? जैसा हम सभी जानते हैं कि इसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, री, ए, औ। ठीक है, ये इसकी मात्राएं हो गई जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। हम ऐसे मात्रा लगाकर अपने शब्द बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले लिपि के जो लिपि संकेत है उसे पहचानना होता है कि जब बड़ा आ लिखते हैं तो उसमें आ की मात्रा कैसे लगाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, औ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका 12 खड़ी। 12 खड़ी मतलब जिसमें ई की मात्रा और खड़ी मात्रा हो। तो इसे क्या, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर का, की, कू, का के नीचे रा लगाएंगे, के, कै, कौ। ठीक है, इसे 12 खड़ी कहते हैं कि कैसे हम ये मात्राओं का प्रयोग करके हम अपने शब्द बनाते हैं। ठीक है, फिर अब अगर बात करें व्यंजन, ये तो हमारा स्वर हो गया। अब हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन के लेख भेद। ठीक है, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई जानते हैं हम। ये खड़ी पाई वाले जैसे का है, ठीक, पा है, फा है,
बा है, भा है, माँ है, ये सब क्या है, खड़ी पाई। और बगैर खड़ी पाई के देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको अंगा, छा, टा, डा, ढा, वा, रा, बिना खड़ी पाई के व्यंजन है। और इन्हें छोड़कर शेष व्यंजन जो है वो खड़ी पाई सहित लिखे जाते हैं। हिंदी के सभी वर्णों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है जो झा, धा, भा में दो सिरों के बीच में कुछ तोड़ दी जाती है। किसी शब्द में रा के पीछे कोई व्यंजन रहने से रा व्यंजन के ऊपर रेफ का ये चिन्ह है, रेफ का रूप धारण कर लेता है, जैसे कर्म, धर्म, मर्म। ठीक, इसके बाद आपका आ गया बा और रा तथा या और जा के लिखने और उच्चारण करने में उनके शुद्ध रूप पर ध्यान रखना चाहिए। हिंदी में प्रायः लोग लापरवाही से बा की जगह वा और वा की जगह बा और पा की जगह जा लिखते हैं और बोलते भी हैं, जो कि भाषा व्याकरण की दृष्टि से ये अशुद्ध है। ठीक है, भाषा तभी हमें अपना प्रभाव तभी छोड़ती है जब वो पूर्ण होती है और शुद्ध रूप में होती है। फिर आपका आ गया संयुक्ताक्षर। ठीक है, हिंदी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग की 3 विधियाँ हैं। वो कौन सी विधि है? सबसे पहला आपका है संयुक्त ध्वनियाँ। ठीक है, इसमें आपका है 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में मिलती हैं, जैसे शब्द के आरंभ में ध्वनियाँ प्रायः पाई जाती हैं, मध्य में और अंत में अपेक्षाकृत कम, जैसे प्राप्त शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरंभ और अंत में हुआ है। संयुक्त ध्वनियों के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे प्राण, घ्राण, म्लान, उसके बाद आपका कलांत, प्रवाद, प्रकर्ष। ठीक है, ये सब तत्सम शब्द हैं। फिर आपका आ गया संपृक्त ध्वनियाँ। एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब ध्वनि संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल, यहाँ सा और बा ठीक ध्वनियों के साथ माँ ध्वनि संयुक्त हुई है, इसे कहते हैं संपृक्त ध्वनि। फिर आपका आ गया युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है, जैसे दिक्कत, अछूत, उज्ज्वल, प्रज्वलन, प्रसन्नता। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं। इस नियम के अपवाद भी हैं, जैसे मैंने 2 शब्द लिए हैं, उत्फुल्ल, गप। अब इस टॉपिक को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लिपि की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने वर्ण में क्या आपका स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर व्यंजन को हमें भली भांति समझना है, उसे पहचानना है और उसके बाद उसकी जो मात्राएं हैं उसे हमें इस तरह से सीखना है कि वो कभी भी लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या कहें, भाषा की अगर रीढ़ की हड्डी की बात करें तो ये स्वर और व्यंजन है और उसको जान देने के लिए उसमें मात्राएं लगाई जाती है। तो मात्राएं कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, तभी हम अपने लिपि संकेतों को अच्छे से पहचान कर और उसे शुद्ध रूप में लिखेंगे। फिर आपका आ गया व्यंजन के लेख भेद। इसमें आप समझ रहे हैं कि देखिए पाई और खड़ी पाई ये 2 व्यंजन होते हैं। फिर उसके बाद है कि जैसे इसके सिरों पर एक आड़ी रेखा रहती है, जैसे झा, धा, भा, ये हो गया। और फिर उसके बाद जो रेफ लगाते हैं, इस तरह के शब्द हैं, इसे भी जानना चाहिए। कर्म, धर्म, मर्म, इसे हम क्यों लगाते हैं? अगर कर्म में हम ऐसे लिखें का रा मा, धा रा मा, मा रा मा, तो ये देखिए ये बोलने में तो अच्छा और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, लिखने में तो खैर वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें भाषा को शुद्ध रूप में या आकर्षित बनाने के लिए हमें रेफ
का प्रयोग करते हैं ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और बोलने और सुनने में भी अच्छा लगे। ठीक है। और फिर जो भाषा में त्रुटि करते हैं जैसे बा, रा, या, जा। जैसे आपने एक स्टेट है वहाँ पर पढ़ाई अड़ा अड़ा नहीं बोलते हैं, अड़ा की जगह बोलते हैं रा। तो हम बोलेंगे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ बोलेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सुनने में भी अजीब लग रहा है, अशुद्ध तो है ही है, लेकिन सुनते साथ ही हमें हंसी आती है। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिसके लिए जो वर्ड है, जो व्यंजन है, हमें वही यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये किसी किसी क्षेत्र की एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, जो मतलब अशुद्ध बोलते हैं तो बोलते ही आए हैं, वो कभी सुधारने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमें अगर इस तरह की है दिक्कतें तो हमें उसे सुधारना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देना चाहिए। और अगर कोई बोलता है तो उसे टोकना भी चाहिए। फिर आपका ये आ गया हिंदी में संयुक्ताक्षरों, इसको भी इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसकी 3 विधि हैं। संयुक्त विधि ये मैंने आपको बताया। ठीक है। फिर जी इसमें तत्सम वाले शब्द आते हैं, उदाहरण भी आपको दिए। फिर उसके बाद आपका संपृक्त ध्वनियाँ, ये भी आपको बताया मैंने। और युग्मक ध्वनियाँ जिसमें 2 व्यंजन एक साथ लगे। ठीक है। तो वो बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है। आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और मैं ये आशा भी करती हूँ आपसे कि आप इस टॉपिक को भली-भांति समझ रहे हैं। इससे पहले भी हमने देवनागरी लिपि पे बात की है, लेकिन आज के टॉपिक में ये था कि हमें देवनागरी लिपि को, उसके लिपि संकेतों को पहचानना और भाषा में उसकी जो मूल जो पहचान है या मूल जो पकड़ है वो हमें जानना, ताकि हम जब लिखें कोई शब्द या कोई पैराग्राफ लिखें तो हमें ये पता हो कि कहाँ रेफ लगेगा, कहाँ हलंत लगेगा। हलंत में जैसे का लिखते हैं तो का प्लस आ। तो अब हम जब लिखेंगे तो का आ ऐसे नहीं लिखेंगे, नीचे में एक ऐसे छोटा सा निशान बनाएंगे, उसको हलंत कहते हैं। तो हलंत लगा कर तब लिखेंगे, वो शुद्ध रूप हुआ। ठीक है। फिर इसी तरह आपका आ गया व्यंजन में भी मैंने बताया था आपको, स्वर में भी बताया था। इसमें व्यंजन में आपका घोष, अघोष, ऊष्म व्यंजन, फिर आपका या, रा, ला, वा, ये वाला व्यंजन, इस तरह के मैंने कई सारे आपको जानकारी दी है। मैं आशा करती हूँ कि आप इससे भली-भांति समझ रहे होंगे और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।